नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपको 500 प्रश्न मिलेंगे। इसमें अभी तक हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी 50 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं। 100 प्रश्न अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं 2 वीडियो के माध्यम से। ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जाकर आप देख सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। सभी के सभी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर भी आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 50 प्रश्न में आप कितने नंबर ला सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प पढ़ूंगा, उस समय में आप आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? पेस्टलोजी ने, वॉटसन ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सल्ली ने? राइट आंसर आपका होगा पेस्टलोजी ने। याद रखिएगा, पेस्टलोजी वह वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? वो कौन है, कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनको किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? गैरिसन है, गेशेल है, स्टेनली हॉल है या फिर थॉर्नडाइक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है। जैसे ही आप साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक खोलेंगे सबसे पहले उनका नाम आएगा। किनका नाम? स्टेनली हॉल का। इनको ही किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। किसको? स्टेनली हॉल को। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को पता है। इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाई गई है। जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, इस पर एक वीडियो बनाई है जिनको देखना अति आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर मैंने जो सिद्धांत हैं अधिगम के वो लिए हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है ये मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया है। एक बार हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, कौन कौन से वीडियो अपलोड किए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। पावलाव है, गुथरी है, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर है? आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है यह भी आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण के मुख्य प्रकार, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण स्थानांतरण के मुख्य प्रकार आपको बताने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण के। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ये तीनों ही प्रकार किसके होंगे? प्रशिक्षण स्थानांतरण के होंगे। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। यहाँ पर आपको बताना है जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता है इसकी किस विधि से पहचान होती है? प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला विधि से, व्याख्यान विधि से या फिर खेल विधि से? याद रखिएगा, जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता है इनकी जो पहचान होती है ये व्याख्यान विधि से होती है। किससे होती है? व्याख्यान विधि से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं? जो गार्डनर है इन्होंने कितने अधिमान निर्धारित किए? बुद्धि के 7 किए हैं, लेकिन 7 में से कौन सा नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। स्थान संबंधी बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा भावात्मक बुद्धि। ये गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान दिए हैं उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं आता है। स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, ये तीनों ही अधिमान निर्धारित किए हैं गार्डनर ने। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को पियाजे ने क्या कहा? यहाँ पर देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को पियाजे के द्वारा क्या कहा गया है? क्रिया कहा है, त्वरण कहा है, स्कीमा कहा है या फिर स्फूर्त चिंतन कहा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या कहा है? स्कीमा। किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीयता अनुक्रिया को पियाजे ने क्या कहा है? स्कीमा कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सीखा हुआ नहीं है वरन परिपक्वता से आता है? जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं ऐसे ऐसे वो आता जाता है। वो कौन सा व्यवहार है जिसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है? किसी भाषा में निपुणता, पत्र लेखन, चलना या फिर साइकिल चलाना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा चलना। साधारण सा प्रश्न है। चलना एक व्यवहार ऐसा होता है जो सीखा हुआ नहीं होता है, वरन ये किससे आता है? परिपक्वता से आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज्यादा जरूरी? यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है गेस्टाल्टवाद के अनुसार पूछा गया है। संवेदना, व्यक्तित्व, संप्रत्ति या फिर सूझ? आपका राइट आंसर होगा सूझ। याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी सूझ आवश्यक है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जैसे जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्रेसले है, वाइगोत्स्की है, रोगोफ है या फिर कोलिन से है? किसके द्वारा जेडपीडी की अवधारणा दी गई है? आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर जेडपीडी की जो अवधारणा दी गई है, ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। डिसलेक्सिया, यदि आपने जो इम्पोर्टेंट विकार है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से निकल के आते हैं, डिसलेक्सिया, अफेक्सिया और भी जो विकार होते हैं उनसे संबंधित एक प्रॉपर्ली मैंने वीडियो बनाई हुई है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, एक बार आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की मैंने ट्रिक बनाई है। यहाँ पर डिसलेक्सिया के बच्चों को परेशानी होती है, किस में परेशानी होती है ये पूछा गया है, खाने में, चलने में, पढ़ने लिखने में या फिर पीने में। तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने में समस्या होती है। किसमें होती है? पढ़ने लिखने में परेशानी होती है या फिर समस्या होती हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया था? क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था ये आपको बताना है। बिल्ली व कुत्ते पर किया था, चूहे व कबूतर पर किया था, कुत्ते और चूहे पर किया था या फिर बंदर व मुर्गी पर किया था? स्किनर के बारे में पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपका राइट आंसर क्या होगा? चूहे व कबूतर। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किया था ये चूहे व कबूतर पर किया था। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं? यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, किसके अनुसार पूछा गया है? गेने के अनुसार। गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं? उन्नति करने हेतु करते हैं, विकास करने हेतु करते हैं, समस्या समाधान हेतु करते हैं या फिर अंतर्दृष्टि के लिए करते हैं? गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं? तो हम अधिगम करते हैं गेने के अनुसार समस्या समाधान हेतु। किस लिए? समस्या समाधान हेतु हम अधिगम करते हैं गेने के अनुसार। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसकी पुस्तक है? प्रियर की है, डार्विन की है, सिन की या फिर स्टन की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा ये डार्विन की पुस्तक है। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है ये डार्विन की लिखी गई पुस्तक है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत। यहाँ पर देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको बताना है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है या फिर हल का सिद्धांत है? राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जब थॉर्नडाइक के मैं 70 प्रश्न आपके लिए लेकर आया था तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। यदि नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के एक ही वैज्ञानिक के 70 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। यदि आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। यदि आपने 70 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और एग्जाम में थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा यदि आपने वीडियो देख लिया। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो गया। एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट के द्वारा दी गई है, पियाजे के द्वारा, ट्रेसी के द्वारा या फिर पिल के? दी गई परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जो दी गई परिभाषा है ये जिन पियाजे के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से किस अवस्था को नियमकरण की अवस्था कहा जाता है? यहाँ पर देखिए कौन सी अवस्था है जिसको नियमकरण की अवस्था कहा जाता है? मूर्त सक्रियात्मक, यहाँ पर अमूर्त लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। अमूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक या फिर संवेदी गामक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जो नियमकरण की अवस्था को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक। याद रखिएगा जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है इसको नियमकरण की अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है? तो ये पियाजे के द्वारा दी गई। कितनी अवस्थाएं इन्होंने बताई है? 4 अवस्थाएं बताई सीखने की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें है? राइट आंसर आपका होगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक का संबंध किससे? शिक्षा की प्रक्रिया जो नामक पुस्तक है इसका संबंध किससे है? किसके द्वारा लिखी गई? जॉन डीवी, ब्लूम, बिने या फिर ब्रूनर? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जेरोम ब्रूनर। याद रखिएगा इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है या फिर जो ये संबंध रखते हैं शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक से रखते हैं। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन व्यवहारवादी नहीं है? हल है, एडलर है, थॉर्नडाइक है या फिर गुथ्री है? तो यहाँ पर देखिए एडलर, थॉर्नडाइक और गुथ्री तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं, हल नहीं आते हैं। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज के तौर पर आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि जो हल हैं ये किस प्रकार के वैज्ञानिक है, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में मनुष्य के व्यवहार का सदैव अच्छा होना तथा हर मनुष्य का अद्वितीय होना बताया गया है? कौन सा संप्रदाय है? संज्ञानात्मक है, प्रकार्यवाद है, मानवतावाद है या फिर मनोविश्लेषणवाद है? राइट आंसर आपका होगा मानवतावाद। याद रखिएगा, मानवतावाद संप्रदाय में मनुष्य के व्यवहार का सदैव अच्छा होना तथा हर मनुष्य का अद्वितीय होना बताया गया है। अगला प्रश्न, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक जो पुस्तक है, इनका संबंध किससे है? ये किसके द्वारा लिखी गई है या फिर संबंध किससे होगा? पियाजे से, फ्रायड से, हॉर्नी से या फिर युंग से? राइट आंसर आपका होगा सिगमंड फ्रायड से। याद रखिएगा, जिसका जो पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक जो पुस्तक है, इसका संबंध किससे होगा? यह सिगमंड फ्रायड से होगा। एक अध्यापक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य, यहाँ पर देखिए मुख्य कार्य आपको बताना है। एक अध्यापक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? शिक्षण की तरकीब सिखाना है, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना है, छात्रों की व्यवहार आवश्यकताओं तथा समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना है या फिर शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु शोध अभिकल्प तैयार करना है? क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा छात्रों की व्यवहार आवश्यकताओं तथा समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना है। ये मुख्य कार्य होगा एक अध्यापक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए मुख्य उद्देश्य आपको शिक्षा मनोविज्ञान का बताना है। शिक्षण विधियों में संशोधन करना है, सहायक शिक्षण सामग्री में संशोधन करना है, बालक का चहुमुखी विकास करना है या फिर बालक के सामाजिक स्तर में संशोधन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा बालक का चहुमुखी विकास करना। यह शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित है? यहाँ पर देखिए मानवतावादी मनोविज्ञान से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। वुडवर्थ है, यूंग है, रोजर्स है या फिर विलियम्स है? राइट आंसर आपका होगा रोजर्स। याद रखिएगा, रोजर्स मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित रखते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व। यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व आपको बताना है। शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक है या फिर उपरोक्त सभी है? राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों ही मुख्य तत्व होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को रिक्त स्थान के योग्य बनाती, किसके योग्य बनाती हैं? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती हैं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती हैं, शिक्षार्थियों को यहाँ बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सके या फिर निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य बनाती। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती हैं? राइट आंसर आपका होगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अब्राहम मास्लो कौन थे? यहाँ पर देखिए जो अब्राहम मास्लो है ये कौन थे? प्रयोजनवादी थे, व्यवहारवादी थे, मानवतावादी थे या फिर यथार्थवादी थे? अब्राहम मास्लो कौन थे ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मानवतावादी। याद रखिएगा, जो अब्राहम मास्लो है ये मानवतावादी थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन व्यवहारवादी नहीं है? वॉटसन, स्किनर, पावलोव या फिर लेविन? यहाँ पर व्यवहारवादी कौन नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा लेविन। याद रखिएगा, लेविन व्यवहारवादी नहीं है। वॉटसन, स्किनर, पावलोव ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं, लेविन नहीं आते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा? यहाँ पर देखिए जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है इसके बारे में आपको बताना है। असामान्य मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है या फिर नैदानिक मनोविज्ञान है? राइट आंसर आपका होगा नैदानिक मनोविज्ञान। याद रखिएगा, नैदानिक मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को छात्रों के अवगुणों का ज्ञान होता है,
छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, पाठ्य वस्तु का निर्माण कर सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही सीखना है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, गेट्स, वार्न्य, वुडवर्थ, स्किनर या फिर गिलफोर्ड। जो दी गई परिभाषा है ये गेट्स, वार्न्य के द्वारा दी गई। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वाटसन द्वारा लिखित 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। यहाँ पर देखिए 1925 में जो पुस्तक लिखी गई थी वाटसन के द्वारा वो कौन सी है, पशु मनोविज्ञान है, व्यवहारवादी दृष्टि से मनोविज्ञान है, व्यवहारवाद है, या फिर बाल मनोविज्ञान है। राइट आंसर आपका होगा व्यवहारवाद। याद रखिएगा वाटसन द्वारा जो 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक होगी वो व्यवहारवाद पुस्तक होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। वहाँ कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिक भिन्नता का कोई विचार नहीं करता है। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं, या फिर उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम से कोई संबंध नहीं। यहाँ पर आपको बताना है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि जिसमें एक व्यक्ति या फिर स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। प्रयोग है, केस अध्ययन है, अवलोकन है, या फिर क्षेत्र अध्ययन है। राइट आंसर आपका होगा केस अध्ययन। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण या फिर चेक लिस्ट। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा प्रयोग। क्या कहलाएगा, प्रयोग। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। समाजमिति विधि का किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है। समाजमिति विधि का किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है। बुद्धि का, समूह समसजता का, अभिक्षमता का, या फिर रुचि का। आपका राइट आंसर होगा समूह समसजता का। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। किसके अनुसार, स्किनर के, स्टीफन के, क्रो के, या फिर पिल के। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्टीफन के। याद रखिएगा स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षण का आपको अर्थ बताना है। क्या होगा, विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है, या फिर उपरोक्त सभी है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता और मानक होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है। नियंत्रित है, प्रतिभागी है, अप्रतिभागी, या फिर अनियंत्रित है। राइट आंसर आपका होगा प्रतिभागी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की रिक्त स्थान कहते हैं, वैधता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। कौन सी परीक्षा कहेंगे आप, विश्वसनीयता परीक्षा कहेंगे। शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, प्रबंध केंद्रित से होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित से, विद्यालय केंद्रित से, या फिर अभिभावक केंद्रित से। इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थी केंद्रित से। शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं। यहाँ पर देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है पूछा गया है। व्यक्तिक समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, या फिर अधिगम। राइट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत समानताएं। ये शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र सरल सा है, इंपोर्टेंट है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर आपका होगा बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो बालक या फिर विद्यार्थी होता है।
मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या फिर अधिक शिक्षक। तो मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उनको उपयोगी अनुभव कराता है या फिर उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम स्थितियों से है या फिर उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर अधिगमकर्ता से भी हैं, अधिगम प्रक्रिया से भी हैं, साथ में अधिगम स्थितियों से भी हैं। राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है। उचित वातावरण है, अभिप्रेरणा है, समय व परिपक्वता है या फिर उपरोक्त सभी है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछा गया है तो उचित वातावरण है, अभिप्रेरणा है, साथ में समय व परिपक्वता भी है। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी होगा। अनुबंध की प्रक्रिया में पहला पद, यहाँ पर देखिए पहला पद पूछा गया है अनुबंध की प्रक्रिया में। आवृत्ति है, उद्दीपक है, विभेदन है या फिर सामान्यीकरण है। तो पहला पद पूछा गया है, राइट आंसर आपका होगा उद्दीपक। अनुबंध की प्रक्रिया का जो पहला पद होता है वो उद्दीपक होता है। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। यहाँ उदाहरण है, यहाँ उदाहरण किसका है? अनुकूलन का है, प्रयत्न और भूल का है, लापरवाही का है या फिर भुलक्कड़पन का है। याद रखिएगा यहाँ जो उदाहरण होगा, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, यहाँ अनुकूलन का उदाहरण है। याद रखिएगा किसका उदाहरण होगा? ये अनुकूलन का उदाहरण होगा। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 150 प्रश्न हो चुके हैं। 3 वीडियो के माध्यम से आपको 150 प्रश्न दिए गए हैं और भी आगे वीडियो आएंगे जब तक कि 500 प्रश्न समाप्त नहीं हो जाते। तो अंतिम प्रश्न है, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। तो वहाँ जो बच्चा होता है वो सामान्य बुद्धि वाला होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला होता है या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि वाला होता है। 90 से 110 के मध्य जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वह बच्चा किस प्रकार का होगा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के मध्य जो बच्चे में बुद्धि लब्धि होगी वो सामान्य बुद्धि में होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर उसको शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।